हेलो बेटा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी का संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो बेटा हमने जो है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में यहाँ पर जो है, ठीक है, इस तरीके से श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा है और संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता, परिणामी धारिता कितनी होती है ये हमको ज्ञात करना है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? ठीक है, तो बेटा जो है संधारित्रों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो आपने जो है वो टॉर्च में सेल देखा होगा। ठीक है, तो टॉर्च के सेल कैसे होते हैं बेटा? एक के पीछे एक लगाए जाते हैं। तो एक के पीछे एक जब सेलों को लगाया जाता है, टॉर्च के जो सेल है, तो वो सेल जो उसमें लगे देख रहे हैं आप, तो वो होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, इसी तरीके से समांतर क्रम संयोजन, जिसको पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, तो पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है? तो आपने घर में रिमोट देखा होगा। ठीक है, तो उस रिमोट में जो सेल लगे होते हैं अंदर, कैसे लगे होते हैं? आजू बाजू लगे होते हैं। ठीक है, एक लगा रहता है, फिर उसके साइड में दूसरा लगा हुआ होता है, वो पार्श्व क्रम होता है। उस प्रकार का सेल लगाना क्या कहलाता है? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर श्रेणी क्रम क्या है देखते हैं अपन, थोड़ा सा परिभाषा को समझते हैं पहले। तो बेटा हमने जो है 3 संधारित्र यहाँ पर, जिनकी कैपेसिटी अलग अलग है, C1, ठीक है, इसकी C2 और इसकी मान लेते क्या है, C3। तो 3 हमने तो यहाँ 3 लगाया है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत सारे संधारित्र, n संधारित्र आप लगा सकते हैं। तो हमने 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी में लगाया है, C1, C2 और C3, इनकी तीनों की कैपेसिटी भी है। अब जो है श्रेणी क्रम क्या रहेगा? तो श्रेणी क्रम किसको बोला जाता है? दूसरे संधारित्र की, तो ये बेटा दूसरा संधारित्र है, ठीक है, दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ा जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार से अगर हम जोड़ते हैं तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। या हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आप परिभाषा भी जो लिख सकते हैं, तो मैंने जो बोला वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर होता क्या है, देखो क्या होता है, जब हमने इसको जोड़ दिया तो ये लाभप्रद कब होगा, फायदेमंद कब होगा, किस काम में आएगा, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, संधारित्र की ऊर्जा जो है उसका लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस ऊर्जा का लाभ प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। तो हमने पहला लिया है श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें करते क्या है, देखो क्या करते हैं, पहले संधारित्र को जो है वो प्लस Q आवेश यहाँ पर प्रदान किया गया है, मैंने प्लस Q आवेश लिया है यहाँ पर। तो पहली प्लेट को धनावेशित करने पर दूसरी प्लेट पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। कैसे होगा? विद्युत प्रेरण से। ठीक है बेटा, तो विद्युत प्रेरण से जो है दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी। तो उस प्लेट का दूरवर्ती तल, बाजू वाला भाग क्या होने लगेगा? धनावेशित होने लगेगा। ये वाली प्लेट जो है क्या होने लगेगी? धनावेशित होने लगेगी। ठीक है, ये धनावेश जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को इस तरीके से। ठीक है, ये वाला धनावेश जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे संधारित्र की प्लेट को। तो ये प्लेट क्या हो जाएगी? फिर से धनावेशित हो जाएगी। अब ये धनावेश संधारित्र, दूसरे संधारित्र की निकटवर्ती तल को विद्युत प्रेरण से फिर ऋणावेशित कर देगी। तो ये वाला तल जो निकटवर्ती तल है वो फिर से ऋणावेशित होने लगेगा और दूसरी प्लेट पर फिर धनावेश आने लगेगा इस तरीके से। तो ये वाला धनावेश ट्रांसफर हो जाएगा फिर से तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट को। तो ये वाली प्लेट जो है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट क्या होने लगेगी? धनावेशित होने लगेगी और ये धनावेश प्रेरित कर देगा आखिरी संधारित्र की, ठीक है, आखिरी प्लेट को। ठीक है, तो इसका दूरवर्ती तल जो है वो धनावेशित होने लगेगा इस तरीके से और निकटवर्ती तल जो है ऋणावेशित हो जाएगा। ये धनावेश सारा का सारा पृथ्वी में चला जाएगा
क्योंकि इस संधारित्र का, ठीक है, आखिरी के संधारित्र का आखिरी सिरा किसको दिया है, पृथ्वीकृत कर दिया गया है, और जो है प्रथम सिरा बैटरी के धनावेश से जोड़ दिया जाता है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आवेश जो है, ठीक है, पहली प्लेट के पहले छोर से आखिरी प्लेट के आखिरी छोर तक स्थानांतरित होता है। तो आवेश मान लेते ए से बी तक पहुंचा है, प्लस क्यू आवेश कहाँ तक पहुंचा है, एकांक धनावेश हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो बेटा जब वो यहाँ तक चलेगा तो विभव क्या था, V1 था, यानी एकांक धनावेश द्वारा प्लेट, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में किया गया कार्य मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना विभव क्या हुआ, V1। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में आवेश जो है फिर यहाँ तक ट्रांसफर हुआ, तो फिर यहाँ विभव क्या हुआ इन दोनों प्लेटों के बीच में, V2। फिर इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो जाएगा, V3। क्यों, क्योंकि आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ विभव V1 रहेगा, यहाँ विभव V2 रहेगा, यहाँ विभव V1 रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा बिल्कुल नियत बनी रहेगी। जितना आवेश आपने पहली प्लेट को दिया था वो आवेश अंतिम प्लेट के अंतिम छोर पर रहेगा, और वो धनावेश जो है पृथ्वीकृत कर दिया जाएगा, सारा का सारा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माना C1 C2 C3, आप Cn तक ले जा सकते हैं, धारिता की संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ऐसा करके लिख देंगे बेटा हम यहाँ पर, ठीक है। तथा इन संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, क्रमशः लगा देते, ज़्यादा है एक से अधिक, क्रमशः V1 V2 V3 ऐसा करके। यदि इन प्लेटों के बीच परिणामी विभव V हो तो, ठीक है बेटा, कुल विभव क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते कुल विभव या परिणामी विभव। कुल विभव क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा करके। और आवेश की मात्रा बेटा नियत रहेगी, नियत बनी रहेगी, प्लस क्यू आवेश ट्रांसफर होते होते जो है वो B सिरे तक पहुँचेगा मान लेते हैं, ठीक है। इसको बोल देंगे आप क्या, 1 नंबर, इस तरीके से। अब हम यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, ठीक है, कुल धारिता, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा, ठीक है। कुल विद्युत धारिता बराबर से कुल आवेश बटा कुल विभव, ठीक है, धारिता के सूत्र से, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो कुल धारिता मान लेते बेटा, संपूर्ण पूरे परिपथ की कुल परिणामी धारिता क्या है, C है, इस तरीके से, बराबर से कुल आवेश क्या मान लेते, Q है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक Q ही आवेश प्रवेश कर रहा है, और कुल विभव क्या है, V है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से जो है हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V यहाँ आ जाएगा और Q बटे आ जाएगा क्या, C,
और इसको बोल देंगे बेटा हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे विद्युत धारिता के परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा? परिभाषा अनुसार, ये परिभाषा हमने जो यहाँ लिखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है V1, V2 और V3 के मान निकाल लेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे अब क्या, प्रथम संधारित्र के लिए। ठीक है, प्रथम संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से देखो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन में C1, क्योंकि पहले संधारित्र की धारिता C1 है। फिर इसी प्रकार से क्या लिखेंगे हम, द्वितीय संधारित्र के लिए, द्वितीय संधारित्र के लिए हो जाएगा बेटा क्या, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन में C2, इस तरीके से। फिर तीसरे संधारित्र के लिए, तृतीय संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन में C3। ठीक है बेटा, तो जितने संधारित्र इसमें लगे हैं इसको नॉन स्टॉप आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते बेटा समीकरण 1 में। देखो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में मान रख देते हैं बेटा, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से। पहले V की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C इज इक्वल टू V1 कितना लिया है हमने, Q अपॉन में C1, V2 कितना लिया है बेटा, Q अपॉन में C2, V3 कितना लिया है, Q अपॉन में C3, इस तरीके से। ठीक है, Q सब में से कॉमन निकलता है, Q अपॉन में C इज इक्वल टू Q कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और यहाँ आ जाएगा बेटा 1 अपॉन C3, इस तरीके से। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा क्या, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, तो बेटा ये रहेगा आपका क्या, श्रेणी क्रम में संयोजन का व्यंजक। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा सकता है यहाँ पर, यहाँ कहा जा सकता है बेटा कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता का व्युत्क्रम, कुल धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में लगी संधारित्रों की, ठीक है, संयोजन में लगे सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगर धारिता के मान को कम करना है तो धारिता का मान कब कम किया जा सकता है बेटा, जहाँ वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो आप, यहाँ क्या होता है, वोल्टेज कम करने पर धारिता बढ़ेगी। ठीक है, तो जब धारिता के मान को कम करना है, मतलब जहाँ वोल्टेज बढ़ाना है, विभव को बढ़ाना है, तो वहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है, मतलब संधारित्रों को जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस तरीके से। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम इसी क्रम में जो है वो सेकेंड डेरिवेशन लेकर आए हैं, जिसमें हमको ज्ञात करना है संधारित्रों का समांतर संयोजन, समांतर क्रम का संयोजन या पार्श्व संयोजन। तो बेटा जो पिछली किताबें हुआ करती थी, ठीक है, एमपी बोर्ड में, तो वो जनरली समांतर क्रम शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो पार्श्व क्रम जो है वो इस्तेमाल करती है। तो ध्यान रहे एग्ज़ाम में इस नाम से आ सकता है बोला है ना। तो यहाँ पर देखो हमने 3 संधारित्रों को जो है, इसमें भी n संधारित्र आप लगा सकते हैं, 3 संधारित्रों को जो है वो पार्श्व संयोजन में लगाया है, समांतर क्रम संयोजन में लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, ठीक है,
दो बिंदु यहाँ पर हमने बनाए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है। तो इस समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? तो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में लगे सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटों को एक जोड़ बिंदु पर और दूसरी प्लेटों को दूसरे जोड़ बिंदु पर जोड़ा जाता है। पहली प्लेटों को जो है वो धनावेशित किया जाता है और विद्युत प्रेरण से जो है वो दूसरे प्लेटों पर जो है ऋणावेश प्रेरित हो जाता है और उसके दूरवर्ती तल पर धनावेशित प्रेरित होने पर तो उन सब प्लेटों को जो है हमने एक जोड़ बिंदु पर किया है, तो जोड़ बिंदु बी को जो है पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। तो दूसरी प्लेटों के दूरवर्ती तल पर उपस्थित धनावेश पृथ्वी में चले जाता है और शेष ऋण आवेश जो है प्रथम निकटवर्ती तल पर जो ऋणावेश है वो शेष रह जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जोड़ बिंदु ए पर जो है शायद बैटरी से जोड़ दे इसको, तो बैटरी के धन सिरे से जोड़ने पर पहली प्लेटें धनावेशित हो जाती है। तो ये आवेश जो है वो संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो पहली प्लेट पर Q1, दूसरी प्लेट पर Q2 और तीसरी प्लेट पर Q3 आवेश रहेगा। इस दौरान जो है बेटा क्या होता है, आवेश जो है वो कहाँ से कहाँ चलता है, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि प्लस Q आवेश जो है वो बिंदु A से बिंदु B तक चलता है। तो ऐसी कंडीशन में हर प्लेटों के बीच में विभव क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 तीन लिया हूं मैंने, Cn तक ले सकते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संधारित्रों के प्रथम प्लेटों को एक जोड़ बिंदु ए से व द्वितीयक प्लेटों को दूसरे जोड़ बिंदु बी से जोड़ा गया है। बी से जोड़ा गया है, ठीक है। एवं बी जोड़ बिंदु को पृथ्वीकृत किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि दूसरी प्लेटों के दूरवर्ती तल पर उपस्थित धनावेश पृथ्वी में चला जाए और यहाँ ऋणावेश शेष रहे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो विद्युत क्षेत्र बिल्कुल समानांतर और समान बना रहता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, आवेश की जो मात्रा है वो धारिताओं के अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये लाइन भी आप लिख सकते हो। तब कुल आवेश, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर जोड़ बिंदु ए को प्लस Q आवेश देने पर यह संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में
विभाजित होगा और बिंदु ए व बी के बीच विभव समान रहेगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं बेटा आप अपने शब्दों में। ठीक है, आप अपने शब्दों में डायग्राम समझने के बाद में आप कोशिश करें कि ये इबारत आप अपने शब्दों में लिखें। ये कम भी चल जाएगी, लेकिन अपने शब्द में इसे रटने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से आप डायग्राम समझें। ठीक है, अब जो है तब हम यहाँ लिखेंगे बेटा कुल आवेश। बहुत सरल है, इजी है। तो कुल आवेश हो जाएगा बेटा क्या, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसको बोल देंगे हम 1 नंबर। ठीक है, अब बेटा जो है विद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार, विद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार तो क्या होता है, धारिता बराबर से आवेश बटा विभव। ठीक है बेटा, तो संधारित्र में तीनों संधारित्र की कुल धारिता मिलाकर, ठीक है, क्योंकि बेटा ये जोड़ा इसलिए जाता है कि ये एक यंत्र की भांति कार्य करे, तीन को मिलाकर एक यंत्र बन जाए। ठीक है, ऐसा करके कुल धारिता बराबर से कुल आवेश बटा कुल विभव, ये लिख सकते हैं आप। कुल धारिता C मान लेते हैं, कुल आवेश Q है, कुल विभव V है, और इसको बोल देंगे 2 नंबर। अब जो है आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या, प्रथम संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा। प्रथम संधारित्र के लिए देखो Q1 की वैल्यू हमको निकालना है यहाँ से। ठीक है, Q1 के लिए तिरे गुणा कर देता हूँ मैं C में, तो ये हो गया बेटा C1V। ठीक है, फिर लिख लो आप द्वितीय संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, Q2 बराबर से हो जाएगा C2V, और थर्ड नंबर हो जाएगा बेटा क्या, तृतीय संधारित्र के लिए। लिखने के तरीके पे मार्क मिलते हैं बेटा, आपको लिखना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, Q3 बराबर से C3V, इस तरीके से। तो अब Q1, Q2 और Q3 का मान जो है बेटा हम रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, और कुल धारिता का हमको क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है बेटा हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, ऐसा करके मान रख देता हूँ मैं इसमें, तो यहाँ आ जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और वैल्यू रख लेते Q की। ठीक है, तो Q जो है बेटा हमारे पास यहाँ से देखो तिरे गुणा करके क्या निकाल सकते हैं हम, तिरे गुणा करके Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, तो यहाँ रख देंगे हम क्या CV बराबर से Q1 क्या हो जाएगा C1V, Q2 क्या हो जाएगा C2V, और Q3 क्या हो जाएगा C3V, इस तरीके से CV इज इक्वल टू, ठीक है, V कॉमन निकला C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से V से V कैंसिल हो जाएगा, और C इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में कुल धारिता का मान संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि समांतर क्रम में हमेशा विभव क्या होगा, समान होगा। और क्यों समान होता है बेटा, क्योंकि जो दो जोड़ बिंदु पर लगा है, मतलब आवेश जो है वो A से B की तरफ चल रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे देखो इसको अगर हम समझ लेते हैं, हमारे पास जो है इस तरीके से
ठीक है। इस तरीके का एक रास्ता है, मान लेते नालियाँ बनी है, मान लेते जैसे परिनालिकाएँ है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पर क्या किया, इस जगह पर जो है वो क्या डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। तो पानी डाल दिया यानी आवेश की मात्रा डाल दिया, ठीक है। तो ये तीनों मार्ग से क्या जाएगा, बहेगा, ठीक है। तीनों मार्ग से बहेगा इस तरीके से। अब तीनों मार्ग से अगर ये बहता है तो यहाँ पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, यानी पानी की मात्रा अलग अलग हो जाएगी। इस नाली में अलग होगी, इस टैंक में अलग होगी, इस टैंक में अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पानी जो है इन नालियों की कैपेसिटी के अनुरूप में परिवर्तित होगी, ठीक है, इनके अनुसार। इसी तरीके से जब यहाँ आवेश की मात्रा प्लस क्यू को दिया गया तो इन संधारित्रों में ये आवेश की मात्रा, ठीक है, इनकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3। अब बचता विभव का। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और तीनों को हम यहाँ जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब आपने जो है यहाँ पर पानी डाला, लिक्विड डाला इस तरीके से, तो ये पानी की जो मात्रा है, ठीक है, पानी की जो मात्रा है कितनी है, V है। तो जब पानी यहाँ पहुँचेगा तीनों मार्ग से, तो बेटा इस जगह पर जो पानी हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, तो कितना प्राप्त होगा, V लीटर ही। V लीटर आपने डाला था इन नलियों में, तो आएगा कितना, V लीटर ही। तो ऐसी कंडीशन में विभव क्या रहेगा, समान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच में विभव क्या होगा, क्योंकि देखो अगर हमने कार्य देखा तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो देखो यहाँ पर विस्थापन तो बिल्कुल जो है वो समान आ रहा है, तो इसलिए विभव क्या होता है, समान होता है। तो बेटा आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोनों डेरिवेशन को बार बार आप तैयार करें, ठीक है, और बार बार देखें आप, जितना आप हो सकता है इसको दोहराएं, बार बार लिखें, बार बार तैयार करें, ठीक है। ये देखने में तो बड़ा ईजी लगता है, ऐसा लगता है कि हम वहाँ कर लेंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ, लिखने का जो तरीका है, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, ठीक है, वो आप जो है वहाँ पर पहलू कमज़ोर कर देते हैं और उससे फिर मार्क कटते हैं आपके। तो अच्छा डायग्राम, लिखने का तरीका अट्रैक्टिव, ये बिल्कुल बना, अच्छा राइटिंग वर्क हो, ठीक है, राइटिंग इस तरीके से हो कि वो समझ ले उसको, तो इससे आपको जो है वो इसके पूरे के पूरे मार्क मिल सकते हैं। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है। तो बेटा चैनल को जो है वो शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जय हिंद।